स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लास्ट टॉपिक क्रोमोसोमी विकार पे बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से हर साल आना ही आना है। तो मैंने देखा था हम लोगों ने देखा था कि आनुवंशिक विकार दो तरह के होते हैं, एक मेंडली विकार और दूसरा क्रोमोसोमी विकार। तो यहाँ पे आपको इससे ही पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम की वजह से जो विकार आता है, विकार को बोलते हैं इंग्लिश में डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप देखो डिसऑर्डर यानी यहाँ पे कोई न कोई क्रम गड़बड़ हो जाता है। जैसा कि इस केस में है कि एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमी विकार के कारण होती है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट दे दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा, इसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम कुछ देख लेते हैं कि आज हमको कवर क्या करना है। एक हेडिंग है असुगुणिता, जिसे एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। दूसरा हम देखेंगे बहुगुणिता क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी। तीसरा हम देखेंगे द्विअक्षसूत्री टेट्रासोमी और द्विन्यून सूत्री, जिसे हम नलसोमी करते हैं। और 3 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो एक एक करके हम सारे हेडिंग को टच करेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमी विकार। तो हमने आपको बताया कि क्या होता है, एक या अधिक, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की उपस्थिति चलो उपस्थिति भी कर सकते हैं, अनुपस्थिति पहले कर लेते हैं। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या तीसरा क्या लिखा हुआ है, असामान्य विन्यास। असामान्य विन्यास के कारण होता है, के कारण क्रोमोसोमी विकार होता है। तो आप इसको स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल में। तो पहले तो इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, इसके कारण क्या है। तो एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अब्सेंट हो जाए, अधिकता ज्यादा हो जाए या असामान्य हो जाए, यानी उसका जो अरेंजमेंट है वो सामान्य न होकर के असामान्य हो जाए, इनके कारण जो क्रोमोसोमी विकार उत्पन्न होते हैं। तो बहुत सिंपल है, फिर से इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास के कारण क्रोमोसोमी विकार होता है। तो आखिर ये हो कैसे जाता है, तो होता कैसे है कि कोशिका विभाजन, जब गुणसूत्र के समय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब होती है, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति, अगर आप कोशिका वाला चैप्टर क्लास 11 का देखेंगे तो उसमें पहले क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन बाद में क्या हो जाता है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो क्रोमैटिन है ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं, जिसे इंग्लिश बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर
इसकी परिभाषा को देखते हैं, असुगुणिता। एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पे क्या है कि कोशिका विभाजन के समय, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ सबके डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति, विसंयोजन की अनुपस्थिति, विसंयोजन यानी अलग होना, अलग नहीं हो पाते हैं, तो विसंयोजन की अनुपस्थिति कहा जाएगा। के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता एक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी हो जाती है। दोनों चीजें यहाँ पे शामिल, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कमी हो जाती है, इसे असुगुणिता कहते हैं। इसे असुगुणिता कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि आपको ये ध्यान देना है कि मेन चीज ये है, क्रोमैटिन के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि दो क्रोमोसोम है, उन्हें अलग होना चाहिए था, वो अलग नहीं हो पाते, साथ ही जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक की अधिकता हो जाती है या एक की कमी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक सहवय गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अभी हम डाउन सिंड्रोम को भी देखेंगे। इसी प्रकार एक गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण। अब एक दूसरी परिभाषा आती है जिसे हम बोलते हैं बहुगुणिता, क्योंकि वहां पे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस पूछ सकता है। इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, जब कोशिका विभाजित होती है तो उसके कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन न हो सकने के कारण कोशिका द्रव्य के विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा सेट, समुच्चय में आप लिखा है, क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय जब समझ में आए तो इसे आप इंग्लिश में सेट बोलते हैं, कहते हैं सेट गड़बड़ हो गया, अधिक हो जाता है। यहाँ पे कारण आपको समझ में आ रहा है कि क्रोमैटिन के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण होता है, और यहाँ कोशिका द्रव्य के विभाजन न हो सकने के कारण ये ऐसा होता है कि एक पूरा सेट ये अधिक हो जाता है, और इसे बहुगुणिता कहते हैं। इसे बहुगुणिता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये दो परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई, असुगुणिता, बहुसुगुणिता और क्रोमोसोमल विकार का कारण भी हमने बता दिया। तो असुगुणिता किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी होती है। और यहाँ क्या है कि कोशिका द्रव्य के विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, और इसे कहते हैं बहुगुणिता।
ये दो चीजें यहाँ पे आपको, ये दोनों कारण हो सकते हैं क्रोमोसोमल विकार के। क्योंकि क्रोमोसोमल विकार में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम की क्या हो सकती है, अनुपस्थिति हो सकती है, अधिकता हो सकती है, या असामान्य विन्यास हो सकता है। अब हमको पता है कि मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 होता है, जिसमें 23 जोड़े के रूप में होते हैं, और इनमें से 22 जोड़ा जो होता है अलिंग गुणसूत्र होता है, और एक जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र होता है। इसकी चर्चा हम इसी चैप्टर में काफी डिटेल में किए गए हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी विरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी कभी एक जोड़ा क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द्विअधिसूत्री, जिसे हम बोलते हैं टेट्रासोमी। इसमें क्या होता है, आप परिभाषा लिख सकते हैं कि कभी कभी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा एक एक्स्ट्रा पेयर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, उसे द्विअधिसूत्री कहा जाता है। तो द्विअधिसूत्री का क्या बन जाएगा, इसे सब बना सकते हैं द्विअधिसूत्री नवसोमी। यहाँ पे यही हो जाएगा, कभी कभी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा कभी कभी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक जोड़े की कमी हो जाती है। वहां पे एक अतिरिक्त आ गया है, यहाँ पे जो है उसमें से भी एक जोड़े की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे द्विअधिसूत्री कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। अब हम बात करेंगे, तो आपको यहाँ हमारे चारों हेडिंग्स क्लियर हो गए जो हमको टॉपिक में कवर करना था। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमी जो 3 विकार हमको पढ़ने हैं। तो आपको ये 3-4 चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे इनकी वजह से जो रोग होते हैं वो तो सबसे पहला जो क्रोमोसोमी विकार है क्रोमोसोमी विकार, हम पहले ही हेडिंग डाले थे, इसमें हम पढ़ने वाले पहला डाउन सिंड्रोम। इस आनुवंशिक का एक कारण क्या है, 21वें क्रोमोसोम की। अभी हम जो बात कर रहे थे 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, यानी
अब यहाँ पे देखो एक अतिरिक्त जोड़ा आ गया तो यहाँ क्या हो गया, तो इस आनुवंशिक विकार का कारण है 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। इस विकार का सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने खोजा था, आप उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। और रोगी व्यक्ति के कद छोटा और छोटे गोल सिर का हो जाता है, जीभ में खांच हो जाती है और मुंह आंशिक रूप से खुला होता है। चौड़ी हथेली में अवलक्षण पाम काज बन जाती है और शारीरिक, मन प्रेरक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये कारण है। तो पहले हम एक एक करके इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो पहले तो लिख लें, इस आनुवंशिक विकार का कारण क्या है। इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें गुणसूत्र में गुणसूत्र में सॉरी 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। इस आनुवंशिक विकार का कारण है 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता बोलते हैं। जैसे भी हमने देखा था टेट्रासोमी में बताया था, तो त्रिसूत्रता हो जाएगी, आ जाना। इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता। यानी दो पहले से थे, एक और आ गया। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, लैंगडन डाउन ने 1806 में सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। इसीलिए इसका नाम है डाउन सिंड्रोम, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो हमको ये पता हो गया कि डाउन सिंड्रोम होता क्यों है। 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाती है, जिसको हम त्रिसूत्रता बोलते हैं। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं त्रिसूत्रता। और इसकी खोज सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने किया था। अब इसके लक्षण क्या है, रोगी व्यक्ति सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, छोटे कद का हो जाएगा। रोगी व्यक्ति क्या हो जाएगा, छोटे कद का होगा और उसका छोटा गोल सिरा होगा। छोटा गोल सिर, सिर का होता है। और क्या लक्षण है इसमें, जीभ में खांच होता है। जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला होता है। मुंह आंशिक मतलब थोड़ा बहुत आंशिक रूप से खुला होता है। इसके अलावा क्या है, चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक का मतलब जिससे हम पहचानते हैं उसे अभिलक्षण बोलते हैं।
अभिलाक्षणिक पाम क्रीज होता है, हथेली पे क्रीज बनते हैं। पाम का मतलब यहाँ पे हथेली है, पाम क्रीज होती है। ये तो इसके लक्षण हो गए। इसका प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति शारीरिक मन प्रेरक यानी इंग्लिश बोलते हैं इसको साइकोमीटर, और मानसिक विकास। और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब रुक जाता है। तो फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण है 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। यानी अगर मान लेते हैं 2 गुणसूत्र पहले से तो एक और आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिसूत्रता बोलेंगे। तो ये हुआ ना, क्रोमोसोम की एक अधिकता हो गई। हमने क्रोमोसोम विकार में पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या होता है? त्रिसूत्रता हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि रोगी व्यक्ति छोटे कद का होगा, उसका जो सिर है वो छोटा होगा, गोल होगा, जीभ में खांच होगी, ऐसा लगेगा जीभ बढ़ गई है, मुंह हमेशा उसका आंशिक रूप से खुला रहेगा, और उसकी हथेली जो होगी चौड़ी होगी और उसमें क्रीज बने होंगे बड़े बड़े। तो इस और वो शारीरिक रूप से, मन प्रेरक रूप से और मानसिक विकास उसका क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। तो ये ये जो है, जो 3 क्रोमोसोमी विकार पढ़ना था, उसमें से पहला था डाउन सिंड्रोम। इसकी खोज सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने किया था। इसमें क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का प्रति आ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होगा छोटे कद का होगा, उसका सिर गोल होगा। अब हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। जो दूसरा हमको पढ़ना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है। एक अतिरिक्त प्रतिलिपि जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं। 47 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो ये हो सकता है जैसे एक्स वाई पहले से ही है, एक्स आ गया।
ऐसे व्यक्ति में क्या होंगे, ये तो कारण हो गया। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पूर्ण प्रधान होते हैं। किंतु मादा लक्षण लक्षण भी व्यक्त होते हैं। यानी जैसे स्त्रियों के पक्ष होते हैं ठीक उसी तरह के इनके पक्ष हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बांझ होते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। तो एक छोटी सी कमी की वजह से ऐसा होता है। क्लाइनफेल्टर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह क्या हो जा रहा है, 47 हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी संतान नहीं होगी। और एक तीसरे विकार की बात करें, क्रोमोसोम विकार, टर्नर सिंड्रोम। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। इसका ठीक उल्टा हो गया यहाँ पे, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। अभाव मतलब कमी, जिसको न समझ में आए वो यहाँ कमी भी लिख सकता है। अभाव होता है। अब क्या होगा, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। अर्थात क्रोमोसोम यहाँ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, अर्थात 45 क्रोमोसोम नहीं लिख लेते हैं, अर्थात 45 क्रोमोसोम की उपस्थिति होगी। एक की कमी हो गई तो 45 ही बचे। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव तथा 45 क्रोमोसोम की उपस्थिति होती है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक जैसे ही है, केवल एक में अधिक हो जाता है, एक में कमी हो जाती है। ये नारी होती है तो ऐसी नारी क्या होगी, बांझ होगी। ऐसी नारी बांझ होगी, यानी ऐसी नारी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं, यानी उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। और क्या होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो स्त्रियों में होते हैं वो नहीं होगा। ये क्या होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, हमने आपको क्लास 10 में भी चर्चा की है इसकी। यहाँ पे स्त्रियों में जो स्तन ब्रेस्ट का आना होता है, उसकी आवाज जो होती है पतली हो जाती है। ये सारे लक्षण
नहीं होंगे, यानी वो जो नारी होगी वो पुरुष की तरह दिखेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रोमोसोमल विकार कैसे होते हैं। तो क्रोमोसोमल विकार में हमने असुगुणता, बहुगुणता, द्विसूत्री, न्यूनसूत्री देखे, और ये सारे जो कारण हैं इसी की वजह से क्रोमोसोमी विकार होता है। तो ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक थी, और ये चैप्टर आपका जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने मेंडल के नियमों को देखा। मेंडल के नियमों के अलावा हमने बहुत सारे हेडिंग कवर किए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागत के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये हमने सबसे पहले आपको बताया था। यह तथ्य कि संतत उनके जनकों में आकृतिक और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है, अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट करता है। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागत के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन सिद्धांतों को प्रस्तावित किया जिन्हें आज वंशागत के मेंडल के नियम कहा जाता है। उसने प्रस्ताव किया था कि लक्षणों का जो नियामक है वो कारक है, बाद में उसे हम जीन कहते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। जो कारक है वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें अलील कहा गया। उसने देखा कि संतत में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न होती है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी तथा अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार की होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजी के रूप में विद्यमान रहते हैं, जो हमने प्रभाविता के नियम में देखा था। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजी अवस्था में ही होती है। एक अप्रभावी गुण जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होती, उसकी समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्ति हो जाती है। अतएव युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का भी संयोजन हो जाता है। जब युग्मक का निर्माण होता है तो लक्षण का भी विसंयोजन हो जाता है। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो अपूर्ण प्रभाविता, कुछ सप्रभाविता दिखाई। ये दोनों टॉपिक हमने आपको कवर किया है। सप्रभाविता किसे कहते हैं और अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। जब मेंडल में दो जोड़े लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया तो पाया कि कारक स्वतंत्र रूप से अव्यूहित होते हैं और यह सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। जैसे कि हमने दो जीनों की वंशागति में आपको समझाया था स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में। स्वतंत्र अव्यूहन नियम पनेट-वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजकों के सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया है। क्रोमोसोम में स्थित कारक, जिसे अब जीन कहते हैं, को लक्षणों का नियमन करते हैं। इन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। और जो शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप पे भी हमने चर्चा कर ली है। जो दृश्य स्वरूप होता है, जो दिखाई पड़ता है, वो फिनोटाइप है, और जिनका जीनी लक्षण होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जब यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों और असूत्रण के दौरान होने वाले क्रोमोसोम के विसंयोजन और अव्यूहन के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सका। मेंडल नियमों को विस्तार देकर वंशागत का क्रोमोसोमवाद, हमने इसके पे एक अलग से वीडियो आता है, क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा, जिसे हम क्रोमोसोम थियरी कहते हैं। बाद में पता चला कि यदि जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं तो मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन लागू नहीं होता है, जिसमें हम लिंग सहलग्न की बात किए हुए। ऐसे जीन को सहलग्न कहा गया। आसपास स्थित जीन एक साथ रहकर ही अव्यूहित हुई और दूरस्थ जीनों ने पुनर्योजित होकर स्वतंत्र अव्यूहन प्रदर्शित किया, जिसे हमने पुनर्योजन में बताया था। सहलग्नता मानचित्र क्रोमोसोम मैप वास्तव में एक क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबद्ध होते हैं। इसके बाद अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होते हैं और लिंग सहलग्न जीन कहलाती है। दो लिंगों नर और नारी में क्रोमोसोम का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है। 22 सेट में आपने देखा था सब समान है, और जो एक सेट है XY और XX वो भिन्न होता है। वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। जब हमने आपको लिंग क्रोमोसोम और अलिंग क्रोमोसोम की परिभाषा बताई थी, वो उसकी बात कर रहे हैं। यानी एक सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम के और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। नर में अलिंग सूत्र के 22 जोड़े तो होते ही हैं, एक जोड़ा लिंग सूत्रों का होता है। नर कुक्कुट में लिंग सूत्र हमने ZZ तथा ZW से दिखाया था। आनुवंशिक द्रव्य के परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन एक टॉपिक था, उसमें उत्परिवर्तन में हम बताते हैं जब किसी में जीन में अचानक से परिवर्तन आ जाता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं।
डीएनए के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। दात्र कोशिका रक्तता रोग का एक कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेतन करने वाली जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। इस टॉपिक को हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये टॉपिक इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। वंशागत उत्परिवर्तनों का अध्ययन वंशावृक्ष बनाकर किया जाता है, जिसे हम वंश विश्लेषण करते हैं, वंशावली विश्लेषण। वंशागत उत्परिवर्तन का अध्ययन वंश वृक्ष बनाकर किया जा सकता है। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन में बहुगुणिता या अपूर्ण समुच्चय असुगुणिता का संबंध होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है। आनुवंशिक विकारों के उत्परिवर्तनीय आधार को समझने से इससे सहायता मिलती है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम की 21 की त्रिसूत्रता, यानी क्रोमोसोम के जोड़े 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है का पाया जाना है, जिसके फलस्वरूप कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अवस्था में XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्ररूपों के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये पूरे टॉपिक का सारांश था जो आपके बुक से हमने भी आपको पढ़ के सुनाया है। इन सभी टॉपिकों पे हमने जो चर्चा की है वो पूरा इस चैप्टर में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि ये वंशागत का आणविक आधार क्या है। अभी तक हमने देखा है कि वंशागत का कारण क्या है, कारक है या जीन है। तो ये कारक या जीन बने किससे हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा अणु है जिसके कारण ये आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में वीडियो बनाते समय भी आपको बताया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रोमोसोमी विकार में टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तीनों में से क्वेश्चन आना ही आना है। 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। तो इसीलिए मैंने आपको देखिए सारे डिफिनेशन सहित उसके एक एक एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए हैं। आपके बुक में इन तीनों का फिगर भी दिया गया है। तो ठीक है, आज इसको आप जो है इसका जो अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन है वो हम आपको भेजने वाले हैं। तो कल या परसों तक आपको वो भी मिल जाएगा। वीडियो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट भी करते रहिए, जिससे ये पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। ओके। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसमें हम डीएनए के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम होगा वंशागत के आणविक आधार। ओके, थैंक यू।